नमस्कार साथी। मैं आ गया हूं फिर से आपको पकाने के लिए नहीं, पहला क्लास जिसमें आपका आर एच वाइटेकर का रोल आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण की। तो लास्ट क्लास वहां तक हो गई थी, आज हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। और उस 5 जगत में कौन कौन आया था, किस आधार पे अलग अलग हुए, तो एक बार थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देने वाला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, कौन था? कार्ल लिनियस था, जिसने कहा कि दो ही जगत है, एक है प्लांट्स और है एक एनिमल। जिस किताब में लिखा है दोनों के बारे में, वो किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुराई। बिल्कुल आपका आंसर सही है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, पढ़ भी लिया है। फाउंडेशन क्लास बहुत जरूरी होती है किसी चीज को समझने, और क्योंकि फाउंडेशन ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ चाह करके भी नहीं करेंगे। चाहने की ख्वाहिश तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ कर लेते, काश कि ऐसा हो जाता। तो ये चीजें तभी होगी जब आप उसके लिए तैयार रहेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे। एक बार जब आपके सामने कोई चीज आ जाएगा तो आप उसमें क्रांति नहीं ला सकते हैं। तो उसी तरह से आर एच वाइटेकर ने पढ़ा कि देखा कि प्लांट्स भी दो तरह के हैं, कोई प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जीवाणु की बात किया गया, एनिमल्स की बात किया तो कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो छोटे छोटे यानी एक कोशिका का बना था, और कुछ ऐसे थे जो एक से ज्यादा कोशिका का बना था। और उसी में एक ऐसा भी चीज निकल करके आया, बैक्टीरिया, जिसके बारे में नहीं तो पता चला था कि ये कॉम्प्लेक्स है और नहीं सिंपलेस्ट है, यानी एक विचित्र कहानी, नहीं पौधा था वही नहीं जानवर था। तो उसको जो है एक अलग क्लास में रखा गया। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया आर एच वाइटेकर ने, केंद्रक के आधार पे, यानी किसमें केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस, और किसमें केंद्रक नहीं है। कोशिकाएं, यानी नो डाउट जितनी भी चीजें हैं सब कोशिका का ही बना हुआ है, सेल का ही बना हुआ है। बस इसके आगे जो क्लास होगी वो कोशिका से ही होगी। एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले एक वर्गीकरण जो ऑर्डर है उसको समझना बहुत जरूरी है साथी। नहीं समझेंगे क्वेश्चंस आप गलती करके आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाती है जहां से बच्चे इग्नोर करते हैं। मैं इग्नोर करता हूं, एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पकड़ लेता है। बस इग्नोर करने की जरूरत किसी चीज को नहीं है, पढ़ना है। तो वाइटेकर सबसे पहले किया कोशिका में केंद्रक है कि नहीं है। तो केंद्रक जिसमें वेल डेवलप होगा उसको हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक, और जिसमें वेल डेवलप नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक। तो आर एच वाइटेकर ने एक प्रोकैरियोटिक वाले को अलग रखा और यूकैरियोटिक वाले को अलग रखा, जिसमें केंद्रक उपस्थित थे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में आने वाला था फैमिली, उसका नाम था मोनेरा, यानी मोनेरा एक जगत, मोनेरा किंगडम। ये प्रोकैरियोटिक था, कोशिका तो जरूर थे लेकिन इसमें केंद्रक नहीं था। ठीक है साथी। ठीक उसके बाद हम लोग कर लेते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे भी आए जो एक कोशिका का केंद्रक तो जरूर है लेकिन एक ही कोशिका का बना हुआ है। वही प्रोकैरियोटिक की बात, सॉरी यूकैरियोटिक में ही मल्टी सेलुलर था, मतलब केंद्रक है लेकिन एक से ज्यादा सेल है। तो इसके आधार पे यूकैरियोटिक के दो पार्ट्स में बांटा गया। एक को बोला प्रोटिस्टा, जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था। ठीक है, सामान्यतः मतलब एक कोशिकीय जितने भी जंतु कहिए या प्लांट्स कहिए, सब के सब प्रोटिस्टा में आने वाले थे। ठीक है, चलिए वही बात कर ले मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। तो अब वहां मल्टी सेलुलर को जो है दो बांटों में बांटा गया है। प्लांट्स का कैरेक्टर्स अलग होगा, एनिमल्स का कैरेक्टर्स अलग होगा। तो मल्टी सेलुलर किस आधार पे? तो एनिमल में सेल वाल नहीं पाया जाता है और प्लांट्स में सेल वाल पाया जाता है। तो यहां से आर एच वाइटेकर के माइंड में आया कि अच्छा, एनिमल और प्लांट्स में अंतर है। एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और प्लांट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाए जाने के आधार पे मल्टी सेलुलर को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम आया प्लांट्स और एक का नाम आया एनिमल्स। ठीक है, नोट। अब देखा प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स है जो मल्टी सेलुलर तो जरूर है लेकिन उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। तो उसको जो है अलग किया, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर प्लांट्स को दो भागों में बांटा। ठीक है, दो भागों में, एक प्रकाश संश्लेषण करता था और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता था। तो जो प्रकाश संश्लेषण करता था, जितने ग्रीन प्लांट्स है सब के सब अलग आए, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता था वो आपका फंगिक कवक कहलाया। ठीक है, और एनिमल यानी में फोटोसिंथेसिस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो एनिमल अलग बन करके आ गया। प्लांट से दो चीज निकल के आया, एक फंगी और एक हरे पौधे। तो आपके कितने हो गए? एक हो गया एनिमल, एक हो गया फंगी, एक हो गया क्या प्लांट्स, तीन हो गए, और एक हो गया प्रोटिस्टा और एक हो गया मोनेरा। तो इस प्रकार कुल आर एच वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
दिया 5 जगत। तो अब हम लोग वही बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, और आधुनिक युग में आर.एच. वाइटेकर का ही रोल फॉलो किया गया, ठीक है ना, आर.एच. वाइटेकर को ही क्या किया गया, फॉलो किया गया। तो साथ ही हम लोग बात कर ले, यहां से क्या करें, लिखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा, आर.एच. वाइटेकर। आर.एच. वाइटेकर नाम है, इंग्लिश बोलिए हिंदी बोलिए, इसके लिए समस्या आपको लेना नहीं है। 5 जगत, किंगडम को बोला गया जगत, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है साथी, चलिए 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन आया। सबसे पहले था प्रोकैरियोटिक के आधार पे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है साथी, चलिए प्रोकैरियोटिक में आने वाला मतलब, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ कि इसमें केंद्रक जो होंगे वेल डेवलप नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस का अनुपस्थिति होगा। बस एक कॉमन सा डिफरेंस माइंड में रखिए, प्रोकैरियोटिक में आने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होंगे। यूकैरियोटिक में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब में न्यूक्लियस वेल डेवलप होंगे, राइट। चलिए इसमें आने वाला था, इसका नाम था मोनेरा, यानी मोनेरा से आने वाला जो भी है सबको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। यानी प्रोकैरियोटिक वाला जो ऑर्गेनिजम्स है उसको एक नाम दिया गया, मोनेरा कहा गया, मोनेरा किंगडम। क्या नाम पड़ा, मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत। ठीक है, चलिए यूकैरियोटिक में आने वाले 2 थे, एक कोशिकीय, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केंद्रक तो पाए गए लेकिन वो एक कोशिकीय था, और केंद्रक जो था वेल डेवलप था, केंद्रक पाया गया, टिक मारा मतलब पाया गया। ठीक है, चलिए, और ये था बहुकोशिकीय, केंद्रक के साथ बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक उसी को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है, अस्पष्ट होता है, दिखता है, अस्पष्ट रहेगा। ठीक है, अस्पष्ट, यूकैरियोटिक जिसको बोलते हैं हम। अब एक कोशिकीय केंद्रक में आने वाला वैसा था जो केंद्रक भी रख रहा था और लेकिन बना हुआ था एक सेल का, एक कोशिका का, तो उसका नाम पड़ा प्रोटिस्टा। क्या नाम पड़ा, प्रोटिस्टा। चलिए प्रोटिस्टा, ठीक है, तो इसका मतलब यह हमारा तक एक किंगडम हो गया, ये प्रोटिस्टा हो गया हमारा 2 किंगडम। अब यहां से थोड़ा कलर चेंज करेंगे, और बहुकोशिकीय में 2 निकल करके आया, एक आया प्लांट्स और एक आया एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स भी बहुकोशिकीय होते हैं और एनिमल्स भी बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, तो यहां से मिल करके आया हमारा प्लांट्स और निकल करके आया एनिमल्स। प्लांट्स में भी डिफरेंट आ गया, ये किंगडम हमारा 3rd कहलाएगा और ये किंगडम हमारा 4th कहलाएगा। ठीक है, चलिए प्लांट्स में देखेंगे क्या सभी प्लांट्स, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि सभी पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है साथी। तो इसका मतलब प्लांट्स के 2 भाग निकल करके आ गया, एक हरा पौधा जिसमें क्लोरोफिल होगा, मतलब क्लोरोफिल युक्त होगा, और एक क्लोरोफिल क्या होगा, हीन होगा, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कवक, जिसमें क्लोरोफिल हरा नहीं है, ये हरा नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। यानी पौधों को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रकाश संश्लेषण, कौन प्रकाश संश्लेषण करेगा और कौन प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो यहां तक एक डायग्राम था जो क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा पहला किंगडम आपका आया, मोनेरा, एक एक करके सारे किंगडम को हम चर्चा करेंगे कि आखिर मोनेरा की जो है उत्पत्ति कहां से होती है, मोनेरा में आने वाले बैक्टीरिया को किसी ने खोज भी किया क्या, क्या जिस समय खोजा गया उस समय बैक्टीरिया नाम डाल दिया गया क्या, बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज, उसमें प्रजनन कैसे होता है, उसमें पोषण कैसे होता है, ठीक है, और उसके कोशिका भित्ति होती है तो वो किसका बना होता है, और कोशिका के आकृति के आकार पे, शेप के आकार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी किया गया क्या। तो इन सारी बातों पे बात करते हैं। तो साथ ही यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े, एक बार थोड़ा देख लीजिए, इसको रिकॉल करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। आता है हमारा सबसे पहले आता है मोनेरा जगत। कौन आता है, मोनेरा जगत, पहला किंगडम, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एब्सेंट,
तो हम डालेंगे हेडिंग मोनेरा का और पढ़ेंगे मोनेरा को। क्या पढ़ेंगे? मोनेरा। ये मोनेरा है, क्या है? मोनेरा। चलिए, यानी पहला किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का मतलब हो गया कि मोनेरा में आने वाला जो भी होगा वो जीवाणु कहलाएगा। एक कोशिका का बना होगा और उसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा साथी कि मोनेरा में आने वाला जीवाणु कहां कहां पाया जाता है, तो आप बताइए कि आपकी निगाह कहां कहां ढूंढ पा रही है जहां पे जीवाणु बैक्टीरिया नहीं है। आप खा रहे हैं, उसमें जीवाणु है। आप हवा ले रहे हैं, उसमें जीवाणु है। और आप पी रहे हैं पानी, उसमें जीवाणु है। तो आप बचे कहाँ हैं? मतलब हर जगह जीवाणु है। उसी में जीवाणु कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। मतलब जो स्वास्थ्य के लिए सही हो, जो आर्थिक व्यवस्था के लिए सही हो, जिसके व्यापार बिजनेस पे का इसका इस्तेमाल किया जा सकता हो, वो आपके लिए अच्छा है। और जो व्यापार के रूप से अलग है वो आपके लिए हानिकारक है। जो बीमारी कॉजेज कराए उसको हम लोग हानिकारक कहेंगे, जो आपको स्वास्थ्य दे उसको हम लोग लाभकारी कहेंगे। तो इस प्रकार यानी मोनेरा गुड भी है, मोनेरा बैड भी है। तो आइए बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मोनेरा जो है कहां कहां पाया जाता है, तो इस धरती जहां जहां लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है, वहां वहां मोनेरा है। जब तक सांस है तब तक आस है, यही कहानी मोनेरा का है। तुम जब तक जियोगे मेरे प्रभाव से नहीं बचोगे। तो ये कह रहा कौन? मोनेरा कह रहा है। क्या? जब तक सांस तब तक आस। तो इसका मतलब है कि मोनेरा में आने वाला कौन है? बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया। साथ ही अब आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया कहां कहां पाई जाती है। तो बैक्टीरिया जो है कहां कहां पाया जाता है, यानी पाया जाता कहां कहां, बताइए। आप पानी लेते, पानी पीते, उसमें है। हवा है, सांस लेते, उसमें है। और आप कहते भोजन, तो भोजन में भी बैक्टीरिया है। इसका मतलब यह हो गया कि पाए जाने का मतलब हो गया कि यहां तो है ही। जहां जहां जीवन संभव है, पानी में जीवन संभव है क्या? बोलिए। हाँ, कुछ एक्वेटिक रहते ही हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो जहां जहां जीवन संभव है तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी, ठीक है। यहां पे भी आपका क्या होगा? अब है कुछ गर्म एरिया भी होता है। क्या होता है? गर्म एरिया जहां पे पाया जाएगा तो आप लिख सकते हैं जल है, पृथ्वी है, वायु है, गर्म हवा या गर्म स्थान। कितना तक? 80 डिग्री सेल्सियस तक। अब सोच के देखिए, अगर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वहां भी बैक्टीरिया ग्रो कर लेता है। इसका मतलब बैक्टीरिया को ताप से प्यार भी है और ताप से नफरत भी है। कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरिया मर जाएगी और कहीं ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरिया जी जाएगी। इसका मतलब कि मोनेरा जो है ड्यूअल नेचर है, थर्मोफिलिक और थर्मोफोबिक। ये शब्द आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, तो यहां पे लिख लीजिएगा मोनेरा के बारे में। क्या लिखा मैंने? टेम्परेचर जैसे ही लिखा मैंने 80 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक आ गया कि मोनेरा जो होता है दो टर्म से को पसंद करता है। एक होता है थर्मोफिलिक और एक होता है थर्मोफोबिक। क्या होता है? थर्मोफोबिक। कोई बला नहीं है, थोड़ा सा बात करेंगे। थर्मोफिलिक का मतलब, फिलिक का मतलब होता है लव और थर्मो मतलब होता ताप। यानी वैसी बैक्टीरिया जो ताप से करेगा प्यार, उसको हम लोग कहेंगे थर्मोफिलिक। क्या कहेंगे? थर्मोफिलिक। और वैसी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया यानी गर्म पानी में रहता है, जो मछली के लिए ग्रोथ का काम करता है, मछली के लिए भोजन का निर्माण करता है, तो वो हमारा जो है ताप जब रहेगा तभी ये बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। तो मतलब ताप से ही संबंधित है ना, ताप से प्यार करेगा और बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो ये कहानी है थर्मोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है हेट। कुछ ऐसे बैक्टीरियाएं हैं जो क्या करते हैं? टेम्परेचर से नफरत करते हैं। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार जो पैकेट वाले दूध इस्तेमाल करते हैं, पास्चराइजर दूध होता है, मतलब इतना टेम्परेचर कर दिया जाता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या कर जाएंगे? डेम्थ कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये चीज है आपका पास्चराइजर से रिलेटेड। जो आप लेते हैं पैकिंग वाला दूध, यानी जो दूध लेते हैं सुधा, पिएगा भारत अमूल, पिएगा भारत अमूल, ये सब दूध जो है आपका इस कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, ये थर्मोफोबिक की कहानी है। तो ठीक है, तो ये यहां तक कहानी। मतलब बैक्टीरिया कहां कहां पाया जाता है? तो बैक्टीरिया
जहां जहां जीवन संभव है वहां वहां बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कहानी थोड़ा बैक्टीरिया मोनेरा जगत के बारे में, कुछ लक्षण जानिए, समान लक्षण कि आखिर क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर और क्या होता है ये। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में प्रॉपर्टीज, लक्षण लिख लीजिए मोनेरा के बारे में लक्षण। आपसे क्या पूछेगा साथी, आपसे पूछेगा क्या इसके अंदर नाभिक केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले लिखिए ये जो होता है केंद्रक एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरा क्या इसके शरीर कोशिका के बने होते हैं? तो जी हाँ साथी, कोशिका के बने होते हैं, लेकिन कितने कोशिका? एक कोशिका का बना होता है। कहीं कहीं एक से ज्यादा कोशिका यानी वेल डेवलप जब हो जाएगा तो बहुकोशिकीय भी कहेंगे, लेकिन सामान्यतः एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय केंद्रक तो कभी किसी स्थिति में नहीं होगा, एक कोशिकीय होता है और कभी कभी सम टाइम मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा बात पूछा जाएगा क्या इसके प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए सेल वाला पाया जाता है क्या? कोशिका भित्ति। तो जी हाँ साथी, कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आप लिखेंगे कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहेगा आपसे क्या इसके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपसे पूछ दे कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और समांतर यानी इसको फॉस्फोलिपिड्स, सेल्यूलोज, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना। अब सेल्यूलोज का कौन सेल वॉल बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का कौन सेल वॉल बना होता है, ये सिर्फ हम अभी बता रहे हैं मोनेरा की कहानी, क्योंकि मोनेरा में आने वाला बैक्टीरिया है, मोनेरा में आने वाला आर्ची बैक्टीरिया है, मोनेरा में आने वाला एक्सटिनोमाइसेट्स है, मोनेरा में आने वाला बैक्टीरिया आपका क्या है बोलिए? ब्लू ग्रीन अलगी है, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं। ठीक है ना, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और सिर्फ समानता बैक्टीरिया। तो वहां पे जो आएंगे बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो वहां बात करेंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये मोनेरा में ही, चारों मोनेरा में ही आएगा। सिर्फ समानता बैक्टीरिया बोला जाए मोनेरा में, साइनोबैक्टीरिया बोला जाए मोनेरा में, आर्ची बैक्टीरिया बोला जाए मोनेरा में, और एक्सिटोमाइसेट्स बोला जाए, ये भी आपका जो है मोनेरा में ही आएगा। यानी चार आएंगे, हम लोग बात करेंगे इस चीज का। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे क्या मोनेरा में आने वाला जितने भी ऑर्गेनिजम्स है क्या उसके अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है क्या, या कोशिका झिल्ली पाई जाती है क्या? कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो आप लिखेंगे साथ ही कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं। तो जब कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है तो इसमें जो है आनुवंशिकी गुण होता है कि नहीं होता है? आनुवंशिकी पदार्थ होता है, और आनुवंशिकी पदार्थ में जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, तो ये कोशिका साइटोप्लाज्म तो पाया जाता नहीं है। तो ये आपस में ही क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, सॉरी कोशिका झिल्ली तो पाया नहीं जाता है। तो कोशिका झिल्ली जब नहीं पाया तो बांध करके रखने वाला कोई होगा नहीं, तो बिखरा, जिसको कोई लगाम नहीं हो, जिस घोड़ा का कोई लगाम नहीं हो, वो घोड़ा बहुत तेज रफ्तार भागती है। तो वही कहानी मोनेरा का है। मोनेरा को घेरने वाला, बांध के रखने वाला कोशिका झिल्ली नहीं है। तो ये क्या होता है? बिखरे पड़े रहते हैं। कहां? कोशिका द्रव में, और वहीं पे पाया जाता है जहां पे बिखरे पड़े रहते हैं उसको वहां पे पाया न्यूक्लियस नहीं, लेकिन न्यूक्लियस वाला एक रोल अदा करेगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। तो इसका मतलब कि मोनेरा में न्यूक्लियाइड पाया जाता है। न्यूक्लियाइड क्यों पाया जाता है? ये रखता है, न्यूक्लियाइड जो रखता है डीएनए को रखता है, आरएनए को रखता है, प्रोटीन को रखता है। ये आनुवंशिकी गुण है जो गुण सूत्रों का काम करता है। तो साथ ही यहां तक क्लियर हुआ होगा मोनेरा। आइए थोड़ा सा देख लीजिए फिगर, क्या होता है मोनेरा। ये मोनेरा में आने वाला ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाएगा साथी कि इसमें जो है कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर, जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या मोनेरा में कोशिका अंग पाया जाता है क्या? कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइजोसोम हो गया, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्या प्लास्टिड्स ये सारे के सारे पाए जाते हैं क्या? तो कहिएगा कि नहीं पाया जाता। लेकिन एक कोशिका अंग है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है और प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करती है। तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन, एक कोशिका अंग है, एक कोशिका अंग
है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इसको लिख लीजिए आप, राइबोसोम। कितना मात्रा में? 70 एस के मात्रा में। एस क्या है? सब यूनिट्स है राइबोसोम्स का, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ? तो एक डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए, यह है आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें आपका पाया जाएगा क्या? बोलिए, राइबोसोम्स पाया जाएगा। यहां राइबोसोम, ठीक है। और ये जो बाहर से जो घिरा हुआ रहता है क्षेत्र, इसको कहा जाता है कैप्सूल नुमा होता है। आपने कैप्सूल देखा होगा, तो ये कैप्सूल नुमा का शेप होता है। इसी में आपका जो अंदर में घिरे होते हैं रहते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है। और इसके जो कुछ आउटरी लेयर होता है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है मूवमेंट होता है। और मूवमेंट किसके द्वारा करेगा? तो मूवमेंट करेगा फ्लैजेलम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लैजेलम के द्वारा। कभी कभी इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट जो होता है फ्लैजेलम के द्वारा भी होगा, सिलिया के भी द्वारा होगा। किसके द्वारा? फ्लैजेलम, सिलिया के द्वारा होगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में आप एक बार रख लीजिए फिगर, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? अध्ययन के आधार पे बैक्टीरिया को जो है, मोनेरा को 4 पार्ट्स में रखा गया। अध्ययन के आधार, यानी अध्ययन करना आसान हो जाए तो थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे। अब क्या डालेंगे? अध्ययन के आधार पे, के आधार पर क्या 4 पार्ट्स डाला गया। एक को बोला सिर्फ बैक्टीरिया। क्या बोला? बैक्टीरिया। एक को बोला गया एक्टिनोमाइसेट्स, एक्टिनोमाइसेट्स। और एक को बोला आर्ची बैक्टीरिया। क्या बोला? आर्की बैक्टीरिया कहिए या आर्ची बैक्टीरिया कहिए, आर्ची बैक्टीरिया। और एक को बोला साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है साथी, चलिए। तो अब यहां पे जो बैक्टीरिया लिया गया, तो अब थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में जानिए कि आखिर बैक्टीरिया आया कहां से और बैक्टीरिया का खोज किसने किया। ठीक है, यहां पे जब किया तो बैक्टीरिया का जो है, बैक्टीरिया के बारे में बताया, सिर्फ बताया कि बैक्टीरिया जो है पौधा नहीं है, पौधा नहीं है, एनिमल तो है ही नहीं, पौधा नहीं है। तो यानी इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं ये कि पौधा नहीं है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, यानी पौधे वाला गुण कर पाता है, इसलिए थोड़ा पौधे के कैटेगरी में रखा गया। लेकिन एक्चुअली में ये पौधा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में ये पौधा नहीं है। इसमें जो पोषण हो जाता है, पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो जाता है, रसायन द्वारा हो जाता है और परपोषी हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण कर पाया ये, तो प्रकाश संश्लेषण कर पाया, इसका मतलब पौधे वाला गुण आ गया। पौधे ना हो करके भी पौधा जैसा शो कर रहा है। ठीक है, चलिए। और प्रकाश संश्लेषण, रसायन और परजीवी। क्या है? परजीवी। बस इतना बैक्टीरिया के बारे में बताया गया। एक्टिनोमाइसेट्स क्या है? तो एक्टिनोमाइसेट जो है वैसी बैक्टीरिया है जिसको कवकल जीवाणु कहा गया। कवकल जीवाणु, कवकल, इसको जो है कवकल जीवाणु लिख सकते हैं आप, तो लिख लीजिए कवकल जीवाणु। क्या था कवकल जीवाणु? कवकल जीवाणु, इसका यूज किया गया, इसका मेडिसिन बनाया गया। एंटीबायोटिक जो है, मेडिसिन जो होता है एंटीबायोटिक्स, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, दवा। ठीक है, चलिए। हमको पढ़ना आर्ची बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो आइए हम लोग डालते हैं सबसे पहले जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो थोड़ा लेते हैं जीवाणु। क्या लेते हैं? जीवाणु। ठीक है ना, चलिए। जीवाणु के बारे में बात करिए साथी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने किया, तो आप लिखिएगा खोज। क्या लिखिएगा? जीवाणु की खोज, है ना। चलिए, एक मिनट। जीवाणु की खोज किसने किया? ठीक है, चलिए। पहली सर्वप्रथम खोज, और क्या कहा? खोजा, क्या कहा? तो सबसे पहले खोजा एंटोनी लीवेनहुक। कौन खोजा? लीवेनहॉक। ठीक है, ये खोजा। कब खोजा? तो याद रखिए, कभी कभी पूछता आपसे 1683 में, 1683 में। कब खोजा? 1683 में। और कहां खोजा? ये खोजने बैक्टीरिया को नहीं गया था एक्चुअली में, इसने दांत को पिंच कर रहा था और उसी दांत को कुरते समय कुछ निकल गया और उसी को माइक्रोस्कोप से देखा तो कहा अच्छा ये तो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया उस समय नहीं कहा, क्या कहा?
बैक्टीरिया नहीं कहा, उसको कहा सूक्ष्म जीव बोला। क्या बोला? सूक्ष्म जीव, यानी टाइनी एनिमल मैक्यूल्स बोला गया। क्या बोला गया? तो यहां लिख सकते हैं, बोला क्या, क्या कहा? टाइनी एनिमैक्यूल्स। एनिमैक्यूल्स क्या होता है इसका मतलब? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। बस ये माइंड में रखिए। तो अब आप सवाल आता है साथी कि आखिर हम पढ़ रहे हैं जीवाणु के बारे में, और इसने जब खोजा लीवेनहुक, एंटोनी लीवेनहुक ने, तो इसने तो बैक्टीरिया नाम दिया नहीं, तो बैक्टीरिया नाम किसने दिया होगा? तो दूसरा साइंटिस्ट आता है। इसके बाद लीवेनहुक के बाद आता है एक साइंटिस्ट, उसका नाम है एहरेनबर्ग। क्या नाम है? एहरेन। नाम तो इतना धुआंधार है कि अगर याद कर लिया जाए तो बवाल हो जाएगा। यहाँ तो अपना नाम याद नहीं रहता है, इतना बड़ा नाम क्या रखा जाए। अगर 2-3 गो प्रेमी प्रेमिका हो जाए तो नाम ही भूल जाता है लोग, नहीं XYZ रख देता है का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठे रमेश बोल रहे हैं कि सर हम भूल जाते हैं, जब कॉल आता है तब याद आता है, कहो कहो दूसरा वाला नाम दिला जाता है तो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा तो आप लोगों के साथ नहीं ना है। एक ही को नाम बताइएगा, ठीक है, और 10 गो के चक्कर में मत रहिएगा, ना तो पता चलेगा कि अकेले खाली पड़ जाइएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। हाँ चलो, कभी कभी देखते हैं ना, जो ज़्यादा तेज बनता है वो कई जगह डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा होशियारी करिएगा तो फेंका जाइएगा बहुत आगे, ठीक है। एहरेनबर्ग आता है 1829 में। कब आता है? 1829 में। ये नाम देता है जीवाणु, यानी जीवाणु नाम देने वाला कौन है? एहरेनबर्ग है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है सूक्ष्म जीव नाम, यानी मोनेरा में या जीवाणु को सूक्ष्म जीव कहने वाला कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और उस सूक्ष्म जीव का नाम दिया जीवाणु किसने? एहरेनबर्ग। अब आपसे पूछा जाएगा कि और भी साइंटिस्ट है क्या? तो इसके बाद जो एहरेनबर्ग के पास एक साइंटिस्ट आता है जो पहली बार इसको जो है किण्वन के रूप में, फर्गमेंटेशन के रूप में प्रयोग किया था, कार्य किया था, उसका नाम होता है लुईस पास्चर। इसके पास कौन साइंटिस्ट आते हैं? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है, पास्चर। जो आप किण्वन फर्मेंटेशन की बात किए हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन जो एक, यानी क्या कहा जाता है, एक बार दूध को बहुत हेवी टेम्परेचर पर गर्म कर दिया और अचानक से ठंडा कर, यानी एक के बार पूरा को गर्म कर दो और उसके बाद धराम से नीचे ले आओ, मतलब आदमी को चना के झाड़ पे चढ़ा दो और नीचे गिरा दो, वही कहलाता फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाता। समझ में आया यहाँ से? मतलब आप क्या, किसी को फुला दो और फुला करके उसको बेइज्जत कर दो, तो क्या हो गया? जहां था वहां से पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लुईस पास्चर ने ये काम किया था, किस पे? किण्वन के रूप में काम किया था, ये किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन, जिससे क्या किया था? बैक्टीरिया से बचाया जा सकता था। यानी किसी चीज अगर खराब हो रहा है तो अगर फर्मेंटेशन कर दिया जाए तो वो बैक्टीरिया से खराब नहीं होगा। और लुईस पास्चर ने ही कहा था बैक्टीरिया के बारे में कि क्या है, ये जो है बीमारी का कारक बन सकता है। क्या बन सकता है? रोगों का जड़मत जो है लुईस पास्चर ने ही कहा था। तो आप लिख सकते हैं, ये एक और स्टेटमेंट दिया, क्या? रोगों का जड़मत, रोगों का जड़मत, यानी ये बीमारी उत्पन्न करने वाला है, ये बात बताया पास्चर ने। इसको थोड़ा अंडरलाइन एग्जाम में पूछ सकता है साथी। क्या पूछेगा कि पहली बार बैक्टीरिया खोजा किसने? कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। और पूछेगा कि बैक्टीरिया नाम, जीवाणु नाम दिया किसने? तो आप याद रखिएगा एहरेनबर्ग है साइंटिस्ट का नाम, जिन्होंने 1829 में बैक्टीरिया को जीवाणु कहा, यानी सूक्ष्म जीव को जीवाणु कहने वाला जो है आपका एहरेनबर्ग है। किसने है जो किण्वन पर काम किया? वो लुईस पास्चर है। और कौन साइंटिस्ट है जिसने बताया कि जीवाणु जो है बैक्टीरिया का कारण, जीवाणु जो है बीमारी का कारण बन सकता है, यानी रोगों का जड़मत कौन है? जीवाणु। ये बात किसने कहा? लुईस पास्चर ने कहा। और किसने पहली बार बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को रिसर्च करके बताया कि एक्चुअली में बैक्टीरिया जो है बीमारी का कारक है? तो याद रखिए, इसके पास साइंटिस्ट आते हैं, क्या? बोलिए, उस साइंटिस्ट का नाम होता है, बोलिए, रोबोट कोच। कौन होते हैं? रोबोट कोच। रोबोट कोच आता है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोबोट कोच। ये क्या कहता है? ये पहली बार जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी, जीवाणु से होने वाले बीमारी, ठीक है, कौन बीमारी? बीमारी एक मानव में भी होता है बीमारी जीवाणु से, और पौधों में भी होता है। मानव में सबसे पहले जो बताया बीमारी, उसका वो बताया
क्या, कपेदित यानी ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा हैजा यानी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी के बारे में बताया कि हैजा जो है, हैजा, ठीक है, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला है। वही बताया कि मवेशी में भी जो बीमारी जो है एंथ्रैक्स, ये आपका मानव में है, और जानवर में होने वाला बीमारी एंथ्रैक्स पहली बार जो है कौन बताया, रॉबर्ट कोच ने ही बताया कि जीवाणु से बीमारी हुआ, ये बीमारी को खोज करके बताया। लेकिन किसने कहा कि जीवाणु जो है बैक्टीरिया का कारण बन सकता है, सॉरी, जीवाणु जो है बीमारी का कारण बन सकता है, यानी बार बार बीमारी की जगह बैक्टीरिया कहा जा रहा है, तो थोड़ा माफ करिएगा, भावनाओं में बह जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जीवाणु जो है बीमारी का कारक है, ये कहने वाला लुईस पास्चर है। पहली बार जीवाणु से होने वाला बीमारी जिसके बारे में बताया वो था आपका रॉबर्ट कोच। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको हुआ होगा क्लियर, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आगे साथ ही बात करते हैं हम इसका, किसका, ठीक है, जीवाणु के बारे में अब बात कर ले थोड़ा सा कि जीवाणु का लक्षण क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका लक्षण जानिए, कभी कभी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, क्या बनेगा, सबसे पहला जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण, ठीक है, क्या लिखिएगा, इसका सामान्य लक्षण जो है आप लिख लीजिए, विषाणु जो वायरस है, वायरस को छोड़ करके ये सबसे आपका आसान है, ठीक है ना, इसको सरलतम कह सकते हैं, ठीक है, विषाणु को छोड़ करके ये क्या है, विषाणु छोड़ सबसे सरलतम, सबसे सरलतम, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात थोड़ा सा कर लीजिए। इसके जो होते हैं कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसका बना होता है, तो लिख ली, इसके जो है इसका सेल वॉल जो होता है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता, ठीक है, प्रोटीन का बना होता। तीसरा बात इसके बारे में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इसमें जो है कोशिका अंग नहीं पाया जाता है, कोशिका अंग नहीं पाया जाता है, नहीं, एक पाया जाता है सिर्फ राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड होता है। यही न्यूक्लियाइड क्या क्या कंटेन करता है, तो लिख लीजिएगा, न्यूक्लियाइड जो है रखता है, क्या क्या रखता है बोलिए, न्यूक्लियाइड रखता है डीएनए आनुवंशिक गुण, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन। इसका मतलब बैक्टीरिया में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों बिखरे जो होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये तीनों कहां होते हैं, न्यूक्लियाइड के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आप थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, जो क्या करता है बोलिए, ये न्यूक्लियाइड जो है मदद करती है किस चीज में बोलिए, मदद करती है पोषण में, जनन में, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो आप गमन में लिख सकते हैं, पोषण जनन गमन इसमें मदद करती है। तो यहां तक हमको लगता है कि क्लियर हुआ होगा साथी, कोई डाउट नहीं रहेगा होगा। एक बात थोड़ा सा याद रख लीजिए, यानी अगर आपसे पूछा कि पहली बार जो है कोशिका का सॉरी जीवाणु का खोज करने वाला तो एंटोनी वन लीवन ही है, तो जिसने पहली बार खोजा उसी को फादर कहा जाएगा, यानी फादर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछ दे तो लिख लीजिएगा एंटोनी वन लीवन हो। कौन फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया जीवाणु का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरिया एवी लीवेनहुक, लीवेनहॉक, हॉलैंड का था ये साइंटिस्ट, कहां क्या था, हॉलैंड। कबो को पूछ देता है कि कहां का था, ठीक है ना। चलिए अब बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा बोलिए, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी, बहुत अच्छा। इसके बारे में जो अध्ययन कहलाएगा क्या कहलाएगा, इसके बारे में अध्ययन, बस लगा देना, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो यहां तक क्लियर हुआ, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाला लॉजी, तो ये था इसके मुख्य घटक, मुख्य कारण।
साथ ही आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसेट्स बता दिए कि ये मेडिसिन में यूज किया, एंटीबायोटिक्स। आती है अब आगे बात किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। किसकी बात आएगी, तो साइनोबैक्टीरिया ने आर्ची बैक्टीरिया सबसे पहले जानिए, क्या जानिए, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया, इसको जो है प्राचीन जीवाणु कहा जाता है, सबसे प्राचीन जीवाणु। और सबसे प्राचीन जीवाणु होने के कारण यह माना गया कि अर्थ पे, धरती पे सबसे पहले जो है बैक्टीरिया का ही आगमन हुआ। क्यों हुआ, इसके बारे में कहानी जाने। क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक चीज का क्षमता होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, नाइट्रोजन तोड़ने का। ठीक है, और नाइट्रोजन टूटेगा तो उससे ऑक्सीजन मुक्त होगा और प्रोटीन बनेगा। तो ये क्षमता था आर्ची बैक्टीरिया में। तो इसका अगर मानव अगर धरती पे एग्जिस्ट करेगा तो उसके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन मिलेगा कहां से, तो कोई ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जब धरती, इसीलिए इससे पता चलता है कि लाइफ एग्जिस्ट हुआ है बैक्टीरिया के पाए जाने, यानी अगर कहीं से बैक्टीरिया पाया जा रहा हो मतलब वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऐसा मान के चला जा सकता है। ठीक है, तो एक कहानी, आर्ची बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, प्राचीन बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपसे बात किया जाए, क्या क्या बात किया जाए कि इसके अंदर एक क्षमता होती है, किस चीज का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजनीकरण करने का इसमें क्षमता होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्षमता होता है, पावर फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण क्षमता। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पोषण कैसे होता है, तो पोषण होता है किसके माध्यम से, तो पोषण जो होता है साथी, इसमें पोषण अधिकांश जो होता है स्वपोषी होता है। क्या होता है, अधिकांश स्वपोषी, खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब स्वपोषी जो होगा एक प्रकाश के उपस्थिति में होगा और एक रसायन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, एक रसायन के उपस्थिति में होगा। ठीक है ना, स्वपोषी जो मामला होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा साथी, कि आखिर इसमें जो है ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा जो है कैसे जाता है इसमें। ठीक है, तो ऊर्जा का जो संचारण होता है, ऊर्जा, तो इसको आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, उपापचय प्रक्रिया से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहां पे माइंड थोड़ा सा लगा लीजिए। इसमें जो रसायन ऊर्जा का जो स्रोत होता है, रसायन ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि इसमें अधिकांश स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण भी होगा और रसायन से भी ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। तो इसमें आर्ची बैक्टीरिया के पास जो एक क्षमता होती है कि रसायन पोषी से, रसायन ऊर्जा से वो एमिनो एसिड्स का डेवलप कर लेता है। किसका, एमिनो एसिड्स का डेवलप कर लेता है, अमोनिया का भी डेवलप कर पाता है। तो आप लिख सकते हैं किसके बारे में, आर्ची बैक्टीरिया जो है रसायन ऊर्जा के स्रोत से, रसायन ऊर्जा के स्रोत से साथी क्या बनाता है, भोजन बनाना है तो भोजन से कुछ बनाएगा ना, चलिए हाँ बनाएगा, तो क्या बनाता है, ये बनाता है अमोनिया। ठीक है, लिख लीजिए, रसायन ऊर्जा के स्रोत से ये बनाता है अमोनिया। ठीक है, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहली बार क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन पूछा था कि आर्ची बैक्टीरिया जो है रसायन ऊर्जा से क्या बनाता है। तो आप याद रखिएगा, यानी सबसे पहला गैस अगर है इस धरती पे, इस जीवन को शुरू होने से पहले सबसे पहला गैस जो धरती पे आया वो कौन था, अमोनिया था, मेथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड था। ठीक है, तो आप अमोनिया का फॉर्मूला लिखिए NH4, मेथेन का फॉर्मूला लिखिए CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखिए H2S। ठीक है, ये थोड़ा सा बोल कर ये क्वेश्चन बना था, बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले गैस अर्थ पे जो आया था वो कौन कौन गैस था। तो जो रसायन ऊर्जा से बना था, रसायन ऊर्जा के प्रयोग करके बनाया गया था, उसमें आर्ची बैक्टीरिया मेंशन नहीं किया गया था। ऑप्शन में थे अमोनिया, ऑप्शन में थे मेथेन और ऑप्शन में थे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका तीनों आंसर हो गया। तो यहां से बस एक एक पॉइंट को हिंट्स करते चले जाएंगे, क्वेश्चन न जाने कब कहां से टपक जाए, न आप जान पा रहे हो न मैं जान पा रहा हूं, बस
कंसेप्ट देने पे मैं विश्वास करता हूं, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनेगा। जब एक बार यहां छप जाए फिर क्वेश्चन की औकात नहीं। जैसे आपकी बाइक ड्राइव करने से पहले आपको बाइक से डर लगता था क्योंकि आपने चलाना जाना नहीं था। जब आप जान गए तो आप लहरिया मारो ना, जैसे तैसे लहरिया मारते, चूंकि आपके कंट्रोल में आ गया। तो कोई चीज करने से पहले जब आपके कंट्रोल में नहीं होता है तो दर्द होता है। जैसे सपोज करिए क्या कि आप किसी से संपर्क साधना चाहते हैं और उससे अभी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। जब तक बात नहीं हो पा रही तो आपको उसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या बात करें नहीं करें। अब हेजिटेशन आएगा, दिल धर 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 करेगा, आ जाता है पीछे। जब पहले एक बार बात हो जाए, मिस कॉल आ जाए, मिस कॉल आने के बाद कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, अब बातें आराम से हो जाएगी, राइट। चलो ठीक है, ठीक वही कहानी। यानी आर्ची बैक्टीरिया जो है रसायन ऊर्जा से क्या कौन सी गैस बनाया, अमोनिया बनाया, मेथेन बनाया और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। ये थोड़ा सा लिख लीजिए। और यहीं पे थोड़ा सा इसी के ऑक्सीकरण से, अमोनिया के, मेथेन से और हाइड्रोजन के जो है ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा को जो है प्राप्त करता है। तो आप लिखेंगे कि रसायन ऊर्जा को से टूट करके बना क्या, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसके ऑक्सीकरण से क्या बना, तो एक नोट करके लिखेंगे क्या, अमोनिया NH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और क्या और बना, बोलिए, मेथेन CH4। इसके ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद इसने बनाया एमिनो एसिड्स। क्या बनाया, एमिनो एसिड्स बनाया। ये एक क्षमता था इसका। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलिपिड्स की भी बात करते हैं तो मुख्यतः पूछेगा एमिनो एसिड्स, क्योंकि शरीर को निर्माण करने के लिए एमिनो एसिड्स का डेवलप होना जरूरी है। तो इसके ऑक्सीकरण से, यानी इसमें जो है इसके ऑक्सीकरण से, यहां पे लिखते हैं ऑक्सीकरण से, ठीक है ना, ऑक्सीकरण से ये तीन चीज को बनाया। क्या बना, तीन वर्गों का डेवलप किया। तीन चीज कौन कौन था, तीन चीज था, चलो तीन चीज था। एक था, बोलिए, एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स का मतलब हो गया ये अम्लीय था। क्या था, अम्लीय। और एक था होलोफाइट्स। क्या था, होलोफिल्स कह लीजिए, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब क्या था, ये लवणीय था। एसिडोफिल्स अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, होलो मतलब सॉल्ट्स होता है। बस ऐसे ट्रिक याद रखिए। हेलो मतलब सॉल्ट्स, नमक, और एसिडो मतलब एसिड्स, अम्ल, ठीक है। और दूसरा था मिथेनोजेंस। क्या था, मेथिनोजेंस, मेथिनोजेंस मतलब मेथेन CH4। यानी आपके क्वेश्चन बन गए। क्या बने साथी, कहा जाएगा कि आर्ची बैक्टीरिया प्राचीन बैक्टीरिया है, उसमें जो पोषण होता है स्वपोषी पोषण भी होता है, ठीक है। और इसमें स्वपोषी पोषण होने के बाद उसमें जो गैस, यानी रसायन ऊर्जा से जो गैस बना वो कौन कौन बना, अमोनिया बना, मेथेन बना और हाइड्रोजन सल्फाइड बना। अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन से क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और अमोनिया के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से बना एसिडोफाइल्स मतलब अम्लीय, होलोफिल्स मतलब लवणीय और मेथेनोजेंस मतलब मेथेन, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आर्ची बैक्टीरिया के बारे में याद रख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथी। बढ़े आगे, ठीक। चलिए अब आता है साथी, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या कि जीवाणु का समांतर जो है आकार क्या होता है, तो 2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच ही होता है, माइक्रो के बीच में होता है, ठीक है। जीवाणु का आकार कभी कभी पूछेगा, जीवाणु का, इसमें आने वाला जीवाणु का आकार क्या है, जीवाणु का आकार, ठीक है। तो पूछेगा तो लिख दीजिएगा 2 से 10 माइक्रो के बीच। 1 माइक्रो जो होता है, 1 माइक्रो 10 के पावर -6 मीटर होता है, यानी 10 के पावर -6 कह लीजिए ना, बस टेंशन कहला लेना, जो रहेगा लगा दीजिए आप। 1 माइक्रो हटाइएगा, 10 के पावर -6 लेकर के आइएगा। तो ये जीवाणु का आकार था, साइज था, ठीक है। अब कहा जाएगा आपसे आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, रसायन ऊर्जा का यूज करके कौन कौन गैस बनाया, तो आप बता दीजिएगा, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स और अमोनिया। मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स और अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या मुक्त हुआ था, एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स अम्लीय था, हेलोफाइल्स लवणीय था और मेथेनोजेंस जो मेथेन था। तो ये बातें मुख्यतः आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक, इसमें जो होता है आर्ची बैक्टीरिया में जो जनन होता है, थोड़ा इसको लिख लीजिए, आर्ची बैक्टीरिया में जनन, इसमें जो जनन होता है विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है, फीजन के द्वारा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा मुख्य बात याद रख लीजिए, और कुछ इसमें बात रखने या सॉरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बात रखने बोला गया, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे साथी आएगी बात क्या कि आखिर आकृति के आकार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया क्या। तो इससे पहले हम थोड़ा आर्ची बैक्टीरिया छूटा हुआ हो गया कंप्लीट, साइनो बैक्टीरिया को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके हम आकार पे आ जाएंगे, पोषण पे आ जाएंगे। तो साथी अब हमारा टॉपिक होगा साइनो बैक्टीरिया। क्या आएगा? साइनो बैक्टीरिया। चलिए, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया जो होता है ये आपका भूमि के उपज के लिए बहुत जरूरी होता है, भूमि उपज उपजाऊ बनाने के लिए। यानी आप कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया जो है किसानों का दोस्त है, किसानों का दोस्त मित्र है। आखिर क्या होता है? ये जो होता है इसके पास एक क्षमता होता है साइनो बैक्टीरिया के पास, क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रीकरण करने का। इससे क्या होगा? तो जितने ज्यादा ये जो है नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उससे क्या होगा? नाइट्रेट जो होगा नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और नाइट्रोजन जो है इसका जो है इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, किसी भी पौधा के ग्रो करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। उसके लिए ये क्या है? एक रामबाण गोली है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप साथी इसको थोड़ा रखेंगे रामजान। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आएगा साथी उसके बाद क्या आएगा? किसानों का दोस्त है। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम ही क्या है? तो साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है BGA, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। और जो किसानों को मदद करता है साइनो बैक्टीरिया से आने वाला, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम, राइजोबियम। तो यहां तक साथी क्लियर हुआ। आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे जीवाणु में पोषण, और जीवाणु के आकार के आधार पर कितने टाइप्स हुए, और जीवाणु में जनन, आर्थिक रूप से लॉस भी है क्या, और बीमारी भी है। तो इस पे हम बात करेंगे। हमको दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, ज्ञान घर से आप बने रहें।